स्वागत है सभी का एकदम फ्रेश और नए ट्रैवल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के बारे में। आज हम बात करेंगे कि आपका जापान का वीज़ा कैसे रिजेक्ट हो सकता है और क्या क्या चीज़ आपको अवॉइड करनी है कि आपका जापान का जो वीज़ा है वो आपका बिना रिएक्शन के आपके पास आ जाए। सबसे पहले तो जापान के वीज़ा की फीस सिकर वीज़ा की जितना अभी तक मेरे को पता है वो है 500 रुपये और बाकी जो VFS की जो फीस लगेगी वो अलग होगी, जो ऑलमोस्ट आपका 2,500 से 3,000 रुपये आपका जो वीज़ा की पूरी फीस है वो आपकी लग जाएगी एक तरफ के वीज़ा की। अब मोस्टली आपका जो जापान वीज़ा है, जो रेगुलर वीज़ा मिलता है, शिकर वीज़ा मिलता है, वो ज़्यादातर लोगों को 14 दिन का मिलता है। अब मान लीजिए मेरे को 1 महीने के लिए जाना है तो उसके एक अलग आपको रखना पड़ेगा, वो भी मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी फोटोकॉपीज के। डॉक्यूमेंट जो आप अपने A to Z पूरे रखिए। अब जो TTS होता है, TDS होता है, शायद मैं भूल गया उसका नाम, जो आप सबसे पहले जो आप अगर जब एप्लीकेशन फॉर्म करते हैं तो आपको हर चीज़ के जो डॉक्यूमेंट आपने दी है उसकी भी लिस्ट आपको देने पड़ते हैं। मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाई है, मैंने अपना RTR लगाया है, मैंने अपनी होटल बुकिंग लगाई है, मैंने अपना फ्लाइट टिकट लगाई है, मैंने अपना कवर लेटर लगाया, तो ये सब भी आपको देने पड़ते हैं। तो उस चीज़ का भी आप अपना ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ भी आप लगाए शुरुआत में, अपने शुरुआत के पन्ने में, और इसमें मेंशन कीजिए कि मैंने क्या क्या अपने एप्लीकेशन में लगाए हैं। मैंने अपना ये लगाया है, मैंने अपना वो लगाया है, ताकि बंदे को देखने में अच्छा भी लगे। और सबसे अगली बात है, क्योंकि आप फोटोकॉपी जब भी कराने जाते हैं किसी चीज़ की भी, मोस्टली हम बाहर ही जाते हैं। इंडियन हाउस होल्ड में प्रिंटर घर में अवेलेबल नहीं होता, हम साइबर कैफे जाते हैं। तो कभी कभार उनकी जो प्रिंटिंग मशीन होती है कभी कभी ख़राब दे देती है, उसमें कभी धब्बे आ जाते हैं, कहीं से वो लाइन साफ हो रखी होती है, क्लियरली कभी कभार दिख नहीं पाता फोटोकॉपी में। हमें तो ठीक लगता है, लेकिन जापान के जब आप अप्लाई करेंगे कभी कभार मेरे ख्याल से वहाँ पे उन्हें दिक्कत हो जाती है। और वो क्योंकि जापान एक परफेक्ट कंट्री है तो वो हर चीज़ में एक परफेक्शनेशन आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। तो आप जब भी फोटोकॉपी कराए आप अपनी फोटोकॉपी एकदम नीट एंड क्लीन रखिए और हर चीज़ की जो डिटेलिंग है आपकी होटल बुकिंग की, फ्लाइट टिकट की, वो आप एकदम बढ़िया फोटोकॉपी लेके जाएं। ठीक है, अगर हो सके तो मान लीजिए, क्योंकि कलर और ब्लैक एंड व्हाइट का प्रिंटर अलग अलग होता है साइबर कैफे में, तो आप कलर अगर ब्लैक एंड व्हाइट ठीक निकल रहा हो, मान लीजिए दूसरा साइबर कैफे बहुत दूर है, आपको नहीं जाना, तो आप कलर फोटोकॉपी लगा के थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे दे के आप कलर इन्हीं निकाल दीजिए, क्योंकि कलर वाले में थोड़ा नीट एंड क्लीन दिखता है और इससे आपके चांसेस जो है बढ़ जाएंगे। थोड़ी सी जो है वो चाइल्डिश बात लग सकती है, लेकिन कभी कभी मैंने ये केसेस भी सुने हैं। अगला हम बात कर लेते हैं बैंक प्रूफ ऑफ फंड के बारे में। प्रूफ ऑफ फंड अब मोस्टली लोगों को पता ही है कि हमको पैसे ज़्यादा ही रखने हैं, जितना हमने सोचा उससे ज़्यादा ही रखे, लेकिन कहीं भी वो जापान की वेबसाइट पे भी, कहीं पे भी, VFS की पे भी ग्लोबली नहीं लिखा गया है कि कितना आपको अमाउंट चाहिए एक सक्सेसफुली जापान की ट्रिप या फिर वीज़ा अप्लाई करने पे। और वो कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपको कितना अमाउंट चाहिए होगा आपकी कितनी 7 दिन या 14 दिन या 30 दिन की ट्रिप करने के लिए, और कहीं नहीं लिखा। तो मान लीजिए अगर मैं पर्सनल सोलो जाता हूँ तो हार्डली सबका रिकमेंडेड यही होता है कि आप 4 लाख से 3 लाख रुपए अपने बैंक में रखिए 14 दिन की ट्रिप के लिए या फिर 7 दिन की ट्रिप के लिए। एटलीस्ट आप अपना अमाउंट अपने बैंक में रखिए 6 महीने के अंदर पीरियड में। और दूसरा, जब आप फैमिली के साथ जाते हैं, मान लीजिए आपकी फैमिली में 4 लोग हैं या 5 लोग हैं, आप उस अमाउंट को डबल से ट्रिपल करें तो बहुत अच्छा होगा। मान लीजिए अगर मैं अपनी फैमिली को ले रहा हूँ जिसमें 4 जने हैं, तो उसमें मेरे को 10 लाख या 15 लाख रुपए शो करने पड़ेंगे, ताकि मेरी जो प्रोफाइल है, जो मेरी वीज़ा एप्लीकेशन है, वो स्ट्रांग हो पाए। ठीक है, अब मान लीजिए कुछ लोग का 30 दिन का, मान लीजिए मैं ठाली आदमी, मेरे को 30 दिन घूमना है जापान, मेरे को नॉर्थ से लेके बिल्कुल जो टापू वापू है वो भी मेरे को एक्सप्लोर करना है जापान में। अब 30 दिन इसके लिए मोर देन इनफ है। ठीक है, अब मेरे पास मेरे बैंक में अकाउंट में पड़े ऐसे 2 लाख 1 लाख रुपए, तो इसमें तो 100% मेरा रिजेक्शन मिलेगा। अगर आप 30 दिन का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप अपने बैंक में एटलीस्ट 5 लाख से ऊपर ही पैसे रखिए सोलो बंदे के लिए। मोस्टली 30 दिन के ट्रिप सोलो बंदे ही करेगा, फैमिली के साथ तो 7 दिन ही इनफ होता है घूमने के लिए। बड़ी बड़ी शहरें ओसाका, टोक्यो, क्योतो, नागासाकी, हिरोशिमा, आप यही सब शहर घूम सकते हो फैमिली के साथ। बाकी अगर आपको एक गांव देखने तो 30 दिन बहुत होते हैं, और वो 16 बंदे करते। अगर आप 16 जा रहे हैं तो 5 लाख रुपए से आप अपना
ऊपर लेके चलिए अगर आप 30 दिन का वीज़ा अप्लाई करेंगे। और अगला जो रिजेक्शन, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जापान का भी जो है ये वीज़ा स्टार्टिंग है, वो था वो पिछले साल से ही चालू हो गया था 2024 से अप्रैल के महीने में, लेकिन वो मैं खुद अप्लाई नहीं कर सकता। जैसा एक वियतनाम के ई वीज़ा मेरे को खुद अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन मैं जापान का ई वीज़ा मैं खुद अप्लाई नहीं कर सकता। वो है मेरे को VFS के थ्रू या फिर कोई भी ऑथराइज ट्रैवल एजेंट है, मेरे को उससे वो ई वीज़ा अप्लाई करवाना पड़ेगा। और वो है सिंगल एंट्री के लिए भी आपका मिल सकता है आपको 30 दिन का, और मल्टीपल एंट्री 90 दिन का भी आपको वो वीज़ा मिल सकता है, लेकिन स्टिल वो आपके लक के ऊपर है कि आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और सबकी फीस अराउंड 5,000 रुपये से 7-8,000 रुपये तक लास्ट शायद से वो है आपकी कुरियर सर्विस मिला के, अगर आप एम्बेसी से कुछ ज़्यादा ही दूर रहते हैं। तो ई वीज़ा में क्या होता है, आपको स्टिल आपके डॉक्यूमेंट जो है वो सेम लगेंगे, आपके बैंक स्टेटमेंट, आपकी होटल बुकिंग, आपकी फ्लाइट टिकट, आपके पासपोर्ट पे 2 पन्ने खाली, और आपका 6 महीने से ज़्यादा आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। यही ऑलमोस्ट सेम है, बट वो आपको एक डिजिटल फॉर्म में मिलेगा। और पहले जब ये शुरू हुआ था तो लोगों को दिक्कत आ रही थी कि भैया मेरा रिजेक्शन ही आ रही है, और भी मैंने केसेस सुने थे कि इसमें कुछ कंफर्मेशन नहीं आ रही, क्योंकि शुरुआत नया नया आया था, इस वजह से लोगों के शुरुआत में अब रिजेक्शन बहुत है। लेकिन अब थोड़ा सा सुधर गया है ये, अब ये बिल्कुल स्टिकर वीज़ा की तरह ही आपका वर्क करेगा। लेकिन आपको क्या करना है, मान लीजिए अगर मेरे पास मेरा ई वीज़ा लग गया, अब मैं जा रहा हूँ, वो मुझसे पूछेंगे कि मेरा वीज़ा कहाँ है। मैं कहूँगा अपने साथ हार्ड कॉपी लेके ही चलेगा, जो आपकी PDF आएगी उससे आप प्रिंट ज़रूर करवाने, तभी आप एयरपोर्ट पे जाइए। अगर नहीं करा सकते, ये भी लिखा हुआ है कि आप सॉफ्ट कॉपी भी जो ओरिजिनल PDF होगी वही दिखाइए, स्क्रीनशॉट मत दिखाना। आप ओरिजिनल PDF ही दिखा के आप जापान में एंटर भी कर सकते हैं, एग्जिट भी कर सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो आप सॉफ्ट कॉपी से भी एंटर और एग्जिट कर सकते हैं, बट अगेन मैं कहूँगा अपनी हार्ड कॉपी लेके चलिए, कि कभी कभार बंदों को शक हो जाता है तो वो आपसे हार्ड कॉपी मांग लेते हैं। मेरे केस में भी होता है, एक बार जब मैं वियतनाम से वापस आ रहा था तो होचिमिन में उन्होंने पूछ लिया कि वीज़ा, मैंने कहा मैं तो अपने देश वापस जा रहा हूँ, मेरे को वीज़ा की क्या ज़रूरत है। उन्होंने कहा फिर अब वो वियतनाम का वीज़ा दिखा, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मेरे पास अभी हार्ड कॉपी तो नहीं है। वो कह रहे वहाँ जाओ, उस चक्कर में मेरी ऑलमोस्ट फ्लाइट वो छूट जाती। तो एक अच्छा ऑफिसर मिला था जिन्हें इंग्लिश प्रॉपर आती थी, क्योंकि वियतनाम और ये जापान, कोरिया, चाइना, इनको इंग्लिश बहुत कम आती है। इमिग्रेशन ऑफिसर को भी, मेरे जितना मैंने सुना है, उनको भी इंग्लिश थोड़ी कम ही आती है। तो मेरे साथ भी यही हुआ था। तो मैं 15 मिनट इधर, पहले मैं आधे घंटे के आसपास लाइन में लगा रहा था इमिग्रेशन की, फिर 15 मिनट में ऐसे ही घूमा, 10-15 मिनट। फिर एक बंदे ने कहा कि उस पे जाओ, अगर आपके पास PDF है अपने वीज़ा की तो वहाँ चले जाओ। तो मैं उधर गया, उस बंदे को PDF दिखाई, तो उन्होंने मेरे को एग्जिट करने दिया, मेरे स्टैम्प लगाया। तो आप अपने साथ हार्ड कॉपी जरूर लेके चलिएगा। आपको अगर आपको अपना, ये तो एक वैसे वीजा रजिस्ट्रेशन से अलग है, लेकिन अगर आपका ई वीज़ा लगता है तो अपने साथ हार्ड कॉपी जरूर लेके जाइए आप। और अपनी हर दिन की बुकिंग भी आप अपनी एप्लीकेशन में लगाइएगा। मान लीजिए मेरा 7 दिन का ट्रिप है, मैं 2 दिन टोक्यो में रहूँगा, 2 दिन ओसाका रहूँगा, और 1 दिन मैं नागासाकी रह लिया, एक दिन क्योतो रह लिया, और वापस 7वें दिन पे मेरी जब फ्लाइट होगी तो मैं बुलेट ट्रेन, जो भी ट्रेन लेके मैं टोक्यो या फिर ओसाका वापस आके वहाँ से कंट्री एग्जिट कर दूँगा। तो मैं कहूँगा कि आप उस 7 दिन की भी बुकिंग जो है, होटल बुकिंग, वो लेके चलिए। 2 दिन टोक्यो में रहने की वो भी बुकिंग लेके चलिए। आप पे एंड प्रॉपर्टी वाला चूज कर सकते हैं। मैं कहूँगा शुरुआत के लिए जो शुरुआत के 2 पन्ने होंगे उसमें मैं कहूँगा कि आप पहले ही पे कर देना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा अच्छा सस्ता सा होटल ढूंढ लेना, लेकिन पे और प्रॉपर्टी भी चल जाएगा। लेकिन आप हर दिन की बुकिंग आप लेके चलेगा, उससे आपसे क्या होगा कि प्रोफाइल जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, आप हर दिन की बुकिंग भी लेके चलेगा, अपनी दोनों फ्लाइट बुकिंग भी लगाना, एंट्री की और एग्जिट की भी, जिससे आपको उनको पता चल जाए कि ये बंदा निकल जाएगा। मैं कहूँगा आप फुल्ली रिफंडेबल वाली टिकट करवा लीजिएगा। बाकी तो आप जो पीक सीजन होता है, मान लीजिए अब, क्योंकि कभी कभार यहाँ पे पीक सीजन होता है, कभी कभार जापान में भी पीक सीजन होता है, उनका चेरी ब्लॉसम मोस्टली,
और उनका न्यू ईयर के आसपास जो होता है उनका ये एकदम पीक सीजन होता है। जब चेरी ब्लॉसम से आप न्यू ईयर के तक देखोगे तो एकदम ये पीक सीजन है। तो इसमें आपकी जो एप्लीकेशन है वो थोड़ी डिले हो सकती है, थोड़ी होल्ड पे जा सकती है, तो उसकी वजह से कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप अपनी ITR 2 साल की जरूर लगाना। होटल बुकिंग हर दिन की लगा सकते हो तो लगा देना, अगर 7 दिन से या 10 दिन का है तो 100% लगाना। और अपनी फ्लाइट टिकट डमी तो मैं कहूँगा मत ही लगाना, पर लगाना चाहो तो एक रिस्क लेना चाहो तो रिस्क ले लेना, वरना फुल्ली रिफंडेबल आप अपनी टिकट करा लेना, बाकी उसे रिटर्न करा के दूसरी आप बुक कर लेना जब आपका वीज़ा आ जाए। अपना पासपोर्ट को भी 6 महीने का वैलिड होना चाहिए और 2 पन्ने एटलीस्ट खाली होने चाहिए, ठीक है। और बाकी अगेन फोटोकॉपी जो होगी वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और जो TCS होता है जो आपका हर डॉक्यूमेंट आपको क्लेरिफिकेशन करता है वो आप जरूर लगाना, कवर लेटर भी लगाना, और उसके साथ प्रूफ ऑफ फंड, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रूफ ऑफ फंड और ITR भी लगाना। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ सबको ये वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। इस चैनल पे नए हो, मेरी शक्ल पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ सबसे अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय। सब अपना ध्यान रखना, खुश रहना, स्माइलिंग, बाय बाय।